हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सभी का सीओडीपी लर्निंग पर स्वागत है। हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित जो है उसके प्रश्नोत्तरी 3.1 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से अब तक हमने 8 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, जिसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। यह इस चैप्टर का चौथा पार्ट है। आज प्रश्नोत्तरी 3.1 के 9वें और 10वें प्रश्न करा दिए जाएंगे। इसके बाद इसी वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नोत्तरी 3.2 भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। मतलब x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए, मतलब x और y की जो वैल्यूज दी गई हैं, इनमें से किस मान के लिए आव्यूह ये वाला इस आव्यूह की क्या है, समान है। तो अभी तो हमको नहीं पता कि कौन सा मान होगा, किस मान के लिए समान है। तो हम क्या करें कि मान लेते हैं ये चीज क्या है, समान है, और हल करते हैं। x और y की वैल्यू जो इन ऑप्शनों में से मैच करेगी उसके लिए यह क्या होंगे, मतलब कि समान होंगे। वो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने माना कि यह आव्यूह इसके बराबर होगा। देखिए मैंने इसके बराबर इसको लिख लिया। और जब दो आव्यूह बराबर हो जाते हैं तो एक नियम होता है आव्यूह में, समानता का नियम। तो मैंने यहाँ पर लगाया आव्यूहों के समानता नियम से। ये नियम यह कहता है कि कोई दो आव्यूह समान होंगे तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। मतलब ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, और ये वाला अवयव इसके बराबर होगा। तो देखिए मैंने इसके बराबर 0 लिखा, इसके बराबर 5 लिखा, इसके बराबर 8 लिखा, इसके बराबर 4 लिखा। ठीक, देखिए अब अगर हम समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से, तो हमारे पास क्या है, देखिए समीकरण 1 से तो हमारे पास लिखा है 3x + 7 बराबर 0। 7 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3x बराबर -7। 3 गुणा करा नीचे जाएगा भाग करेगा, x बराबर -7/3। तो इस तरह से पहले वाले समीकरण से x की वैल्यू यह आई। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो देखिए y - 2 बराबर 5, y - 2 बराबर 5। तो y बराबर ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा प्लस में, तो 5 2 7, y बराबर 7 आया समीकरण 2 से। फिर आगे मैं लिखूंगा समीकरण 3 से, क्या लिखा है, y + 1 बराबर 8। ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, घट जाएगा, 8 में से गया 7। और फिर मैं लिखूंगा समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से मैं लिखूंगा, मुझे दिख रहा है 2 - 3x बराबर 4। 3x को उधर कर दीजिए, 4 को इधर लाइए, तो 2 - 4 = 3x। 4 में 2 में से 4 जाएगा, -2 = 3x। और आप 3 जो इंटू में है उसके नीचे लाएंगे तो x = -2/3, x = -2/3। तो इस तरह से हमने यहां पर इसे सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है, देखिए पहले समीकरण से x की वैल्यू -7/3 आई है, और चौथे समीकरण से x की वैल्यू -2/3 है, जबकि दूसरे और तीसरे समीकरण से y की वैल्यू 7 आई है। तो एक बात ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग अलग समीकरणों से x, y या फिर कुछ और दिया रहे, उनके मान अगर अलग अलग हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि इसमें से x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर हर एक समीकरण से
यक्स, अगर दो समीकरण यक्स वाले हैं तो दोनों समीकरण में से यक्स का मान समान होना चाहिए। दो समीकरण वाई वाले हैं तो दोनों समीकरणों में से वाई का मान समान होना चाहिए। तो वाई का तो समान था लेकिन एक्स का मान समान नहीं है, तो जाहिर सी बात है हल करेंगे तो पूरा लेकर चलेंगे। अर्थात यहां पर ऐसी मतलब की कंडीशन है कि इसमें से हम यक्स और वाई के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अर्थात यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप इसके नीचे कारण लिखिएगा बोर्ड पेपर में, जब आप इस प्रश्न को अगर मिल गया हल करने के लिए तो आप वहां ये लिखिएगा, चूंकि x के जो मतलब कि हल हैं वो दो अलग अलग हल हैं, x के हल दो अलग अलग हल हैं जो कि संभव नहीं है, अतः अवयवों के समान मतलब कि अवयवों के इस युग्म से हम x और y के मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन में देखा जाएगा तो ये प्रकार, ये आपका ऑप्शन सही होगा। आई होप कि जो मैंने आपको समझाया वह पूरा समझ में आया आपको। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं 10वें नंबर प्रश्न पर। 10वां बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे मन लगाकर देखना, ठीक है। मैं इसे थोड़ा मिटा दे रहा हूं। दसवां प्रश्न क्या लिखा है, 3x3 कोट के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ऑप्शन ए में 27 संख्या होगी, ऑप्शन बी में 18 होगा, ऑप्शन सी में 81 होगा और ऑप्शन डी में 512 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये यहां पर हमें सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो 3x3 क्रम के अवयव में कुल कितनी संख्या बनेगी जब उसकी प्रत्येक प्रविष्टि या तो 0 हो या तो 1 हो। मतलब 3x3 क्रम के अवयव में हर एक अवयव या तो 0 हो या तो 1 हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इन अवयव में मतलब अगर ऐसी स्थिति 3x3 क्रम के अवयव की होती है तो अवयव की कुल कितनी संख्या हो सकती है ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। आप देखिए, हम यहाँ 2x2 क्रम का अवयव ले रहे हैं। 2x2 क्रम का अवयव में पहला अवयव a11 होता है, दूसरा a12 होता है और तीसरा a21 और चौथा आपका a22 होता है। तो ये 2x2 क्रम, जैसे ये प्रश्न में कहा था 3x3 क्रम कोटि के ऐसे कितने अवयव मतलब अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो आप पहले 2x2 के कुल अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। ये समझ में आ जाएगा, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हर जगह क्या रखना है, 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1, ठीक है। हर जगह आपको यही रखना है। तो कुल कितने अवयव बन सकते हैं तो आप जरा ध्यान दें। सबसे पहला नंबर सब जगह 0 रखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि या तो 0 रखिए तो आप 1 रखिए, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब एक जगह मतलब कि एक जगह 0 बाकी 1 लिख दीजिए इस तरह से आप, ठीक है। 2 जगह 0 2 जगह 1 रख दीजिए, 3 जगह 0, इस तरह से आप ऐसे बनाते जाएंगे तो कुल कितनी संख्या आएगी अब आप ध्यान दीजिए। तो एक कक्षा 11th में एक गुणन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है कि जब किसी स्थान को दो स्वतंत्र तरीकों से भरा जाए तो कुल संभव संख्या जो होती है वो गुणा करके निकाली जाती है। मतलब इस स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, 2, इस स्थान को कितने तरीके से, 2, इस स्थान को कितने तरीके से, 2, इस स्थान को कितने तरीके से, 2। देखिए तो कुल कितनी संख्या आ रही है, 2 पर घाते 4 और 2 पर घाते 4 का मान कितना होता है, 16। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कुल ऐसे 16 मतलब अवयव यहाँ पर होंगे जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगी और हर एक मतलब कि अवयव में 0 या 1 होगा। तो कुल 2x2 क्रम के अवयवों की संख्या कितनी होगी, 16 होगा। किस फार्मूले से निकाला गया है, 2 की घाते m गुणित n। अगर अवयव में 2 अवयव हैं तो वो
यहाँ लिख दें और उसके क्रम को ऊपर लिख दें। इस सूत्र से आप तुरंत इस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस प्रश्न को लिखता हूं। तो मैं लिखता हूं आव्यूहों की कुल संख्या बराबर, क्योंकि आव्यूह में दो ही अवयव होंगे, या तो 0 हो सकता है या तो 1, मतलब हर जगह या तो 0 या तो 1। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। 3 तो संभव होता है तो 3 लिख देते हैं। उसके ऊपर n गुणित n, मतलब आव्यूह का क्रम, तो बराबर 2 की घात m। 3 गुणित 3 है तो m की जगह 3, n की जगह भी 3, तो 2 पर घाते 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। 2 पर घाते 9 का मान कितना होता है 512। तो आपका ऑप्शन नंबर टी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए कि a बराबर ये चीज, b बराबर ये चीज, c बराबर ये चीज, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। 5 क्वेश्चन है, ज्ञात करना है। अगर a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना दिया है तो ये 5 चीजें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करना है, चलिए मैं लिख रहा हूं हल और मैं करूंगा पहला क्वेश्चन। पहले में क्या लिखा है, a प्लस b। अब a प्लस b लिखा है तो a का वैल्यू आप यहां से लाकर रखें। ठीक, 2 4 3 2 प्लस b की वैल्यू भी आप रखें 1 2 माइनस 2 5। अब ध्यान दीजिए, a प्लस b था तो a की वैल्यू यहां रख दी है, b की वैल्यू यहां बीच में प्लस था, हमने लगा दिया। अब देखिए समझे, आव्यूह को तभी जोड़ा जा सकता है जब दो अवयवों का क्रम समान हो। क्रम का मतलब जितनी इसमें पंक्ति और स्तंभ है उतना ही उसमें पंक्ति और स्तंभ होना चाहिए। देखिए ये पंक्ति कहलाता है, इसमें 1 2 पंक्ति है और ऊपर से नीचे स्तंभ कहलाता है, 1 2 स्तंभ है। तो इसमें भी 1 2 पंक्ति है, 1 2 स्तंभ है, अर्थात दोनों का क्रम समान है, तो इनका जोड़ किया जा सकता है। अब जोड़ कैसे करेंगे, देखिए एक अवयव आप ऐसे बनाइए, उसका चिन्ह जो है संगत अवयव जोड़िए। इसके पहले मतलब कि इसका ये जो 2 है वो इसमें जुड़ेगा और किसी में नहीं जुड़ेगा। तो ऐसे लिखिए 2 प्लस 1, और ये 4 इस 2 में जुड़ेगा तो 4 प्लस 2, ये 3 इस माइनस 2 में जुड़ेगा तो 3 प्लस माइनस 2, और ये 2 इस 5 में जुड़ेगा 2 प्लस 5। अब देखिए 2 1 कितना हो जाएगा 3, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से 2 गया कितना हो जाएगा 1, और 2 में 5 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से a प्लस बी हल कर लिया गया। a प्लस बी का यही वैल्यू होगा। ठीक, अब a माइनस बी दूसरा वाला, a माइनस बी में a आपका जो है यहां रखा जाएगा 2 4 3 2 माइनस b जो है वो यहां पर है 1 3 माइनस 2 5। ठीक, जिस तरह से जोड़ होता है वैसे ही घटाना होता है। देखिए ये इसमें घटेगा तो 2 माइनस 1, ये इसमें घटेगा तो 4 माइनस 3, ये इसमें घटेगा तो 3 माइनस 2, ये इसमें घटेगा तो 2 माइनस 5। अब 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में जुड़ जाएगा 3 2 5, और 2 में से 5 नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो
तो यह है आपका -3। तो अब तक ये 3.2 वाले प्रश्नों में से हमने 2 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप लिख सकते हैं। अब मैं इसे मिटाकर तीसरा प्रश्न सॉल्व करूंगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है जिसमें लिखा है 3a - c बराबर, इधर लिख रहा हूं 3a - c। तो देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए, 3 जहां है वहां 3 लिखिए। a का वैल्यू ये है 2 4 3 2 माइनस c जो है वो यहां है -2 5 3 4। देखिए इस अवयव के पहले 3 आया है। जब किसी अवयव से किसी अंक या अचर से गुणा होता है तो वो अचर उस अवयव के हर एक अवयव से गुणा करता है। इससे 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 सबसे गुणा करेगा। 3 2 से गुणा करेगा तो 3 दूना 6, 4 से करेगा तो 3 चौका 12, 9 3 से करेगा तो 3 त्रिका 9, 2 से करेगा तो 3 दूना 6। फिर ये जैसे लिखा है लिखने से -2 5 3 4। उसके बाद आप घटाना आ गया तो घटाना मैंने बताया 6 में से ये घटेगा तो 6 माइनस वो चीज -2, 12 में से ये घटेगा 12 - 5, 9 में से ये घटेगा 9 - 3, 6 में से 4 घटेगा 6 - 4। अब ये माइनस प्लस तो 6 2 कितना हो जाएगा 8, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2। तो इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी कर लिया गया, ठीक। चलिए चौथा ए बी। ए का पहले वैल्यू रखो क्या 2 4 3 2। फिर बी का वैल्यू रखो क्या है 1 3 -2 5। एक बात ध्यान दो, जब ए और बी के बीच कोई चिन्ह नहीं, यहां गुणा का चिन्ह है, तो अवयव का गुणा कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले वाले अवयव में जो स्तंभ है बड़े ध्यान से समझिए, वो बराबर होना चाहिए दूसरे वाले अवयव के पंक्ति के। सबसे पहले गुणा के रूल को आप समझिए, तभी आप गुणा अच्छे से कर पाएंगे। नियम क्या है गुणा का, जैसे ए का गुणा बी में कर रहे हो तो ए के स्तंभ जितने होते हैं वो बी के पंक्ति के बराबर हो, ऐसा चेक करते हैं। अगर होगा तभी गुणा हो सकता है। तो ए में स्तंभ 1 2, ठीक, और बी में पंक्ति 1 2, अर्थात सही है, गुणा किया जा सकता है। फिर गुणा करना कैसे है ये ध्यान दीजिए। गुणा ऐसे करना है, पहले वाले मतलब कि पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से, दूसरे वाले पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से। अगर तीसरी पंक्ति में होती है तो तीसरे वाले पंक्ति का तीसरे वाले स्तंभ से। ध्यान से समझिए, कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्पष्ट करेंगे। R1 का गुणा C1 से होगा। R1 मतलब पहली पंक्ति, मतलब इसका पहली जो ये पंक्ति है इसके पहले स्तंभ, R माने रो माने पंक्ति, C माने कॉलम माने स्तंभ, तो इसकी पहली पंक्ति तो इसका पहला स्तंभ। ध्यान दीजिए, पहले एक बार ऐसा हो जाएगा, ठीक। और फिर ये R1 जाकर C2 से भी गुणा करेगा। R1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो फिर इसी R1 का गुणा C2 से भी होगा। अगर तीसरी पंक्ति है तो उससे भी होगा, ठीक है। मतलब इसका गुणा इसमें होगा तो R1 गुणा पहली पंक्ति दूसरी, मतलब R1 जो है पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से गुणा करके
उत्तर में जो आएगा वो पहले पंक्ति में लिखा जाएगा। ऐसे R2 का पहले किससे गुणा होगा? जो R2 है, जो ध्यान दीजिए ये R2 पहले वो C1 से गुणा करेगा। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज मिस्टेक कर दिया है। R2 जो है पहले C1 से गुणा करेगा, फिर C2 से गुणा करेगा, और C3 रहेगा तो C3 से गुणा करेगा। ऐसे R3 का भी यही हाल होगा। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अब मैं गुणा करवा कर दिखाता हूं। R1 का पहले C1 से, तो ये आपका R1 है, ये आपका C1 है, ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है। देखिए गुणा कैसे करेंगे? जहां से स्टार्ट किए हो उसमें भी वहीं से स्टार्ट करो, मतलब 2 का गुणा 1 में, तो 2 गुणते 1, या मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 2 गुणते 1 मतलब 2 1 का 2, फिर आप लगाएंगे प्लस, ध्यान दें प्लस, फिर इसके आगे बढ़ गए तो उसमें भी उसके आगे बढ़ाओ, ये 4 है, ये -2, तो इनका भी गुणा आपस में करोगे, 4 गुना -8। ध्यान से समझ लिए कि इसका इससे, फिर इसका इससे। अब R1 मतलब पहले वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से तो हो गया, ठीक। अब दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे, R1 का C2 से भी होगा, दूसरे स्तंभ से, ठीक है। ये आपको बनाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूं। तो दूसरे स्तंभ से इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका जब इस चीज का गुणा इससे होगा तो 3 दूना 6, और लिखा यही जाएगा, देखो पहले ही पंक्ति में लिखा जाएगा, तो 3 दूना 6, फिर प्लस, इसमें यहां बढ़ गए, उसमें यहां चले आओ, 5 चौका 20। अब R1 का C3 से भी होता, लेकिन उसमें तीसरी पंक्ति स्तंभ नहीं है, तो फिर अब नहीं करेंगे। अब फिर R2, तो R2 का जब गुणा करेंगे तो वो यहां दूसरी पंक्ति में ही लिखा जाएगा। R2 का गुणा पहले काहे में होगा? C1 में। तो देखिए अब R2 जो है वो C1 में करेगा, तो 3 1 में गुणा करेगा, 3 1 का 3, इसमें आगे बढ़ गए 2, इसमें आगे बढ़ा है -2, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 दूना -4, फिर इसका गुणा इस वाले स्तंभ से होगा तो 3 त्रिका 9, और प्लस 2 पंचे 10। अब देखिए 2 में से 8 घटेगा नहीं, उल्टा घटा लीजिए, -6, 20 6 26, इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा? -1, और इसको आप जोड़ेंगे तो 29। तो इस तरह से 2 अवयवों का गुणा किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और बचा है, उसको भी देख लिया जाए। पांचवा BA, B का वैल्यू पहले रखिए, तो 1 3 -2 5, A की वैल्यू रखिए 2 4 3 2, वही हाल, ठीक। R1 का पहले C1 से, इसका इससे संगत अवयव गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा होगा 2 1 का 2, प्लस इसका इससे गुणा होगा 3 3 का 3, ठीक। उसके बाद इसका इस वाले स्तंभ से होगा तो 4 1 का 4, और प्लस 3 दूना 6, फिर इस वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ से करेंगे तो 2 दूना -4, और प्लस 5 दिए, फिर इसका इसमें होगा 4 दूना -8, और प्लस 5 दूना 10, 9 2 11, 6 4 10, 15 में से 4 जाएगा 11, 10 में से 8 जाएगा, तो ये आपका पांचवा भी इसका हो गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही, थोड़ा सा समय भी ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नोत्तरी 3.2 के पहले प्रश्न के आगे के प्रश्न हम आपको लगवाएंगे। आप सीखते रहिए, आपको सीखने में कोई सी भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए बच्चों, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें। और जो बच्चे कक्षा 12वीं की गणित में कमजोर हैं उन्हें यह वीडियो शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।